कहानी की शुरुआत बेलफास्ट के एक बैंक से होती है, जिस पर किसी की बुरी नज़र है। कुछ लोग बैंक के एक मैनेजर रिचर्ड पर नज़र रख रहे हैं। जैसे ही रिचर्ड बैंक के अंदर जाता है, जिम नाम का एक गार्ड उससे पूछता है कि किसको नौकरी से निकालने वाले हैं। रिचर्ड इस सवाल को टाल देता है और उसे ऐसे देखता है जैसे उसे उस बारे में कुछ पता ही ना हो। कुछ कदम आगे बढ़ने पर वो एक कर्मचारी बैरी को अपनी चाबी लापरवाही से घुमाते हुए देखता है। रिचर्ड कहता है, तुम एक जिम्मेदारी के पद पर हो और तिजोरी की चाबियां इतनी लापरवाही से घुमा रहे हो, कोई भी तुम्हारा ध्यान भटकाकर वह चाबी छीन सकता है। वह आगे कहता है कि बैरी के इस रवैये और बड़बोली जुबान की वजह से वह आज भी इसी पोजीशन पे अटका हुआ है। कुछ देर बाद बैरी सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर अंदर आता है और सबको सीक्रेट सेंटा के तोहफे बांटता है। रिचर्ड को छोड़कर वह हर कर्मचारी मौजूद था। तभी पॉल नाम का एक नया कर्मचारी रिचर्ड की मेज पर रखी स्टाफ कटौती वाली फाइल देखता है। वह सीधे बैरी और सुरक्षा अधिकारी मैक्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने क्या देखा। ये सुनते ही मैक्स की आंखों में डर छा जाता है। रिचर्ड भारी दबाव में है। उसे क्रिसमस के आसपास ही ले ऑफ की घोषणा करने का आदेश मिला है। इसी बीच रिचर्ड की पत्नी अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रही है। वह तंग आ चुकी है क्योंकि वह रिचर्ड को सिर्फ वीकेंड्स पर ही देख पाती है। रिचर्ड उसे कहता है, अगर नौकरी छोड़ दूंगा तो क्या घर का लोन अपने आप ही भर जाएगा? उसकी पत्नी पलटकर जवाब देती है, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही। मैं सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। हमारे बीच अब बस नाम की ही बातें होती हैं। और तभी रिचर्ड का फोन फिर से बजने लगता है। उसके पास अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल समय नहीं है। दूसरी तरफ बैरी एक बार में है। उसे पीछे की टेबल पर बुलाया जाता है, जहां उसके सामने शराब के शॉट्स रख दिए जाते हैं। जब बैरी पूरी तरह होश खो बैठता है, तो उनमें से एक आदमी बातों ही बातों में उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी उसी बैंक में काम करते हो? अब तक तो तुम काफ़ी सीनियर हो गए होंगे। मैंने सुना है कि बैंक की जो चाबियां रहती हैं, वो तुम्हारे पास होती हैं। बैरी हाँ में सिर हिलाता है और इस बात की पुष्टि करता है। फिर 19 दिसंबर को दो पुलिस अधिकारी रिचर्ड के घर के बाहर आते हैं। वो उसे बताते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? लेकिन वो असली पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि भेष बदले हुए अपराधी थे। वे रिचर्ड और उसकी पत्नी को बंधक बना लेते हैं। ठीक वैसे ही वो बैरी के साथ और उसकी माँ के साथ भी करते हैं। वे बैरी को चेतावनी देते हैं, जैसे कहते हैं वैसा करो, तुम्हारी माँ ठीक रहेगी। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारे पास बैंक की चाबियाँ घर पे ही है ना? वह उसे चाबियाँ लेने और अगले दिन के काम के लिए ज़रूरी सामान पैक करने को कहते हैं, क्योंकि वो वापस इस घर में नहीं आने वाला। बैरी जाकर अपना सामान पैक करता है। रिचर्ड के घर पर एक दूसरा बदमाश रिचर्ड की पत्नी सैलीन पर नजर रख रहा है। सलीन की नजर पास ही लगे एक लाल बटन पर जाती है। बदमाश उसे जबरदस्ती बिस्तर पे गिरा देता है और उसके हाथ बांध देता है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधने ही वाला होता है कि सैलीन उससे कहती है कि कृपया पट्टी मत लगाओ, मुझे टोपी पहना दो। कमरे के बाहर से रिचर्ड भी भीख मांगता है, प्लीज मेरी पत्नी को मत मारना। बदमाश जवाब देते हैं, बैंक मैनेजर, ये सब आप पे निर्भर करता है। वो बैरी को भी रिचर्ड के घर ले आते हैं। रिचर्ड उनसे पूछता है कि क्या वह इनमें से किसी को जानता है। बैरी मना कर देता है, लेकिन तभी उसे बार वाली मुलाकात याद आती है। जब रिचर्ड उस पर दबाव डालता है, तो बैरी बताता है कि बार में कोई उससे सवाल पूछ रहा था। आरोपियों में से एक उनके सामने बैठ जाता है। दरअसल बैरी और रिचर्ड का पुराना इतिहास खराब है, लेकिन अपराधी उन्हें बीच में ही टोक देता है। वह उनसे कहता है, इस वक्त उन दोनों को उनका साथ देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक लोग शामिल हैं। अगर रिचर्ड ने कोई गलती की तो बैरी की माँ मारी जाएगी, और अगर बैरी ने कोई गलती की तो रिचर्ड की पत्नी मारी जाएगी। दोनों आदमी एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाते हैं, मैं तुम्हें इस सब का जिम्मेदार नहीं बनने देना चाहता। अपराधी अपनी बात जारी रखता है। वह बताता है कि दोनों को एक एक फोन दिया जाएगा और बैरी को दो फोन दिए जाएंगे। कौन सा फोन किस लिए है, ये बाद में बताया जाएगा। कल बैंक के पास एक सफेद रंग की वैन आकर रुकेगी। तुम्हें उसे कचरा उठाने वाली कंपनी की वैन की तरह देखना है। सिक्योरिटी की नज़र से बचकर तुम्हें किसी भी तरह कैश के भरे 3 पिंजरे उस वैन में लोड करने होंगे, लेकिन अपराधियों में से कोई भी बैंक के अंदर नहीं रहेगा। इस काम का हर हिस्सा बैरी और रिचर्ड को खुद ही अंजाम देना होगा। अगली सुबह रिचर्ड मेकअप से अपने सिर के घाव को छिपाने की कोशिश करता है। बैरी अंदर आता है और कहता है, तुम इसे और बिगाड़ रहे हो।
दोनों बैंक के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बैरी कहता है, मुझे सिक्योरिटी को कमज़ोर करना होगा। मैग्स हमें बैंक से एक सिक्का भी बाहर नहीं ले जाने देगी, लेकिन रिचर्ड इसके खिलाफ है। वह अपने स्टाफ के साथ किसी भी तरह का हिंसा नहीं चाहता। वह बैरी से ये भी कहता है, उस मुख्य बदमाश ने तुम्हें बेंच कहा जैसे वह तुम्हें जानता हो, और तुम्हें 2 फ़ोन क्यों मिले? बैरी जोर देकर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वह रिचर्ड पर भड़कते हुए कहता है, तुमने हमेशा मेरे साथ जूते और धूल जैसा बर्ताव किया है, और जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ, तुमने मेरा पता साफ कर दिया। तुमने कभी प्रमोशन के लिए मेरा नाम विचार तक नहीं किया। दोनों के बीच बहस होने लगी। बैंक के पास पहुंचकर रिचर्ड बैरी को कुछ दूरी पर ही उतार देता है, ताकि दोनों को एक साथ आते हुए कोई ना देखे। जैसे ही रिचर्ड अंदर जाता है, मैग्स उसके सर पर घाव देख लेती है। रिचर्ड तुरंत बात बदलते हुए कहता है कि बाद में कचरा उठाने वाली एक आदमी आने वाला है। मैग्स उसकी जानकारी मांगती है। रिचर्ड कहता है कि वह पहले थोड़ा संभल जाए, फिर थोड़ी देर में जानकारी देगा। रिचर्ड सीधे अपने ऑफिस जाता है और दरवाजा खोलकर स्क्रू ड्राइवर ढूंढने लगता है। उधर बैरी ये याद करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं उसने शराब के नशे में उन लोगों को सब कुछ तो नहीं बता दिया। वह जानबूझकर अपने हाथ पर चोट लगा लेता है। रिचर्ड कर्मचारियों के लॉकर की तरफ जाता है। वो सफाई कर्मी जेफ से पूछता है कि बैरी का लॉकर कौन सा है। पेचकस की मदद से रिचर्ड लॉकर को जबरदस्ती खोल देता है। अंदर उसे एक डायरी मिलती है, जिसे लेकर वो अपने ऑफिस आ जाता है। लेकिन तभी उसका एक कर्मचारी अंदर आता है और बताता है कि हेड ऑफिस बहुत गुस्से में है। वो उसे कर्मचारी निकालने वाली लिस्ट तुरंत मांग रहे हैं, और ठीक उसी पर रिचर्ड के पास मौजूदा दूसरा फोन बजने लगता है। वो हेड ऑफिस का सारा काम छोड़कर फोन उठाने के लिए बाहर भागता है। बदमाश उसे डांटते हैं कि फोन उठाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये सिर्फ एक टेस्ट रन था। जब वह सच में फोन करेंगे तो उसे तुरंत उठाना होगा, वरना उसकी पत्नी मार दी जाएगी। रिचर्ड और बैरी दोनों इस तनाव में डूबे हैं कि वह इस चोरी को कैसे अंजाम देंगे। इसी बीच घर पर एक बदमाश बैरी की मां पर नजर रखता है। जैसे ही वो रसोई में जाता है, उसकी मां चुपके से अपने हाथ छुड़ा लेती है। वो फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन बंद है। वो जल्दी से एक पर्ची पे नोट लिखती है और उसे लेटर बॉक्स में डालने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाश उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो उसे चेतावनी देता है, फिर से हिलने की हिम्मत मत करना। उसके बाद वो बैरी को फोन करता है और कहता है कि अपनी माँ को काबू में रख। बैरी अपनी माँ से शांत होकर सांस लेने को कहता है, क्योंकि उन्हें अस्थमा भी है। तभी बैरी को बदमाशों का एक और फोन आता है। वो कहते हैं, हमें 20 और 50 के नोटों में 10 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। कैमरों से भरे बैंक से इतना कैश निकालना नामुमकिन सा लग रहा था। बैरी जब अपने लॉकर के पास जाता है तो उसे वो खुला हुआ मिलता है। सफाई कर्मी उसे बताते हैं कि रिचर्ड ने ऐसा किया था, लेकिन बैरी बात संभालते हुए कहता है, मैंने ही रिचर्ड से ऐसा करने को कहा था, सब ठीक है। वो लॉकर से एक बैग निकालता है। फिर वो रिचर्ड को बदमाशों की नई मांग के बारे में बताता है। रिचर्ड पूछता है कि ये बदलाव क्यों? बैरी जवाब देता है, उन्हें वापस फोन करके खुद पूछ लो। तभी रिचर्ड को कुछ याद आता है। वो मैक्स को फोन करता है और कहता है, मुझे अभी नहीं पता कि कचरा उठाने वाला कब आ रहे हैं। वो मुझे बताएंगे और मैं तुम्हें बता दूंगा। वो तुरंत फोन काट देता है। बैरी कैमरे की नजर से बचकर बैग को तिजोरी के पास ले जाता है। वो और रिचर्ड एक साथ तिजोरी के अंदर कदम रखते हैं। कैमरे तिजोरी के दरवाजे तक ही उनका पीछा करते हैं। मैक्स उन दोनों पर नजर रखती है। बैरी अपनी चाबी से तिजोरी खोलता है। अंदर भारी मात्रा में कैश रखा है। रिचर्ड एक पिंजरे को खिसका देता है, जिससे कैमरे का नजारा रुक जाता है। बैरी बैग में कैश भरना शुरू करता है, लेकिन अचानक रिचर्ड रुक जाता है और बैरी का कॉलर पकड़ लेता है। वो उससे फोन छीनता है, उसमें आए 3 कॉल्स को देखता है और बैरी से हर एक का जवाब मांगता है। रिचर्ड कहता है, इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अगर तुम इसमें शामिल हो तो तुम्हें भी गायब होना पड़ेगा। बैरी रिचर्ड को जोर से पीछे धकेलता है। सिक्योरिटी वाले कैमरों पर ये सब देख लेते हैं। बैरी उसे कहता है, ये मेरा जिम बैग है, और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर इस सब के पीछे मैं होता तो मैं अपनी माँ को इसमें घसीटता और यहाँ पर सच सामने आता है। बैरी के पिता ने रिचर्ड के पिता की हत्या की थी। बैरी कहता है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं, लेकिन मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ और तुम अपने पिता जैसे नहीं हो। इस वक्त इस सिचुएशन में हम दोनों बराबर हैं। तभी मैक्स अंदर आ जाती है। दोनों जल्दी से बैग छिपा देते हैं। मैक्स कहती है, मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा। वे उसे बताते हैं कि रिचर्ड का पैर फिसल गया था। फिर मैक्स बैरी के हाथ के घाव के बारे में पूछती है। वो उसके लिए भी बहाना बना देते हैं। मैक्स ठीक है कहती है और बाहर चली जाती है। उसी पल रिचर्ड का बदमाशों वाला फोन बजने लगता है, लेकिन नीचे बेसमेंट में सिग्नल नहीं है। फिर बैरी का फोन बजता है। वो सिग्नल खोजने के लिए ऊपर की तरफ दौड़ता है ताकि फोन उठा सके। सुरक्षा अधिकारी देखते हैं कि बैरी सीधा महिला वॉशरूम में घुस जाता है। लगभग उसी समय रिचर्ड को हेड ऑफिस से ले ऑफ वाली लिस्ट मिल जाती है। जैसे ही वो उसमें मैक्स का नाम देखता है,
उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। रिचर्ड बैरी से पूछता है कि फोन पर क्या बात हुई। बैरी जवाब देता है कि बस चेक कर रहे थे। दोनों बैग में कैश लोड करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसे अंदर जाते हैं बैरी घबराने लगता है। वो कहता है अगर मुझसे कोई गड़बड़ हुई तो वो मेरी माँ को गोली मार देंगे, मैं ये नहीं कर सकता। रिचर्ड उसे शांत करता है। बैरी बैग लेकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद रिचर्ड अपने कर्मचारियों को क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जल्दी घर भेज देता है, लेकिन जब वह अपनी कैबिन में लौटता है तो ले ऑफ वाली लिस्ट उसकी जेब में नहीं होती, वो कहीं गिर गई है। बैरी एग्जिट डोर पर पहुंचता है जहां सिक्योरिटी गार्ड जिम को बाहर जाने से पहले उसकी चेकिंग करनी है। जिम उसे कहता है बैग खोलो और मुझे दिखाओ। बैरी नाटक करता है कि बैग की जिप अचानक टूट गई है और ठीक उसी समय बाकी कर्मचारी बाहर जाने के लिए वहां आ जाते हैं। जिम का ध्यान भटक जाता है। वो सभी के लिए दरवाजा खोलता है और बैरी उन्हीं के साथ बाहर निकल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड हाथ हिलाकर कहता है रहने दो, जाओ। तभी मैग्स रिचर्ड के पास आती है और पूछती है कि उसने स्टाफ को घर क्यों भेजा। वो कहती है आप लोगों के साथ साफ होना चाहिए, अगर ले ऑफ होने वाला है तो कृपया मुझे भी बता दें ताकि मैं आगे की प्लानिंग कर सकूं। रिचर्ड कहता है तुम लिस्ट में नहीं होगी मैक्स, चाहे जो हो जाए मुझ पर भरोसा रखो। वो उसे शॉपिंग पर जाने को भी कहता है और बोलता है कि जिम और वो कुछ घंटे संभाल लेंगे, लेकिन मैक्स जवाब देती है मुझे शॉपिंग के लिए समय नहीं चाहिए, मुझे अपनी नौकरी चाहिए। इसी बीच जब बैरी कैश का बैग लेकर जा रहा होता है तो उसका एक दोस्त बैग पकड़ लेता है और पूछता है कि इसके अंदर क्या है। बैरी बैग को वापस खींचता है और आगे बढ़ जाता है। बैंक में रिचर्ड बैरी के लौटने का इंतजार करता है। बहुत लंबे इंतजार के बाद बैरी वापस आता है और बताता है कि एक लड़का बैग लेने आया था जिसे वो नहीं जानता। तभी रिचर्ड के फोन पर उसकी पत्नी की बंदूक की नोक वाली एक फोटो आती है। ठीक वैसी ही तस्वीर बैरी के फोन पर भी उसकी माँ की आती है। उसका फोन बजता है। दोनों ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही वो फोन उठाते हैं आवाज आती है मुझे 3 पिंजरे तैयार चाहिए और जब ये तैयार हो जाए तो बैरी उन्हें फोन करेगा। रिचर्ड मैक्स को फोन करता है और कहता है कचरा उठाने वाला ठेकेदार कुछ ही देर में आने वाला है। मैक्स पूछती है क्या आपको डिटेल्स मिल गई। रिचर्ड का जवाब होता है अभी नहीं। दोनों पिंजरों में कैश भरना शुरू करते हैं, लेकिन तभी जिम अंदर आ जाता है। वो जल्दी से कैश छिपाते हैं। जिम उनसे कचरा उठाने वालों के नाम पूछता है। रिचर्ड कहता है जब वो आएंगे तो तुम खुद नाम देख लेना। जिम की नजर एक कुर्सी पर जाती है जिसके पीछे कैश छिपा है। वो कहता है मैं इसे रास्ते से हटा देता हूँ, लेकिन रिचर्ड उसे रोकता है और कहता है ये बैंक की संपत्ति है। जिम चला जाता है। फोन फिर बजता है। रिचर्ड उसे उठाने के लिए ऊपर भागता है। बदमाश कहते हैं हम तैयार। रिचर्ड और बैरी कैश से भरे पिंजरे को धक्का देते हैं और उन्हें बाहर ले जाने लगते हैं। कवर होने के कारण कैमरा नहीं देख सकता कि अंदर क्या है, लेकिन रास्ते में एक पिंजरा पलट जाता है और कैश फर्श पर बिखर जाता है। किस्मत अच्छी थी कि जिम और मैक्स उस वक्त कैमरे को नहीं देख रहे थे। दोनों किसी तरह समय रहते सब कुछ छिपा लेते हैं। वो पिंजरे को मुख्य निवास द्वार से बाहर धकेलते हैं। बाहर एक वैन पहले से ही खड़ी है। वो पिंजरे को उसी में लोड करते हैं। तभी शराबी महिलाओं का एक समूह वहां से गुजरता है। उनके जाने के बाद आखिरी पिंजरा भी वैन में लोड कर दिया जाता है। बदमाश बैरी को अपनी सुरक्षा के तौर पे वैन के अंदर ही रोक लेते हैं। रिचर्ड से वापस अंदर जाने के लिए और अगले कॉल का इंतजार करने को कहा जाता है। जिम पीछे से आता है और पूछता है क्या वह हमारे बक्से ले गए। रिचर्ड उसे बताता है कि वह कल वापस आएंगे। ड्रिंक करने के बाद रिचर्ड को शक होने लगा कि कहीं बैरी शुरू से ही इन सब में शामिल तो नहीं। वो बैरी की डायरी खोलता है और अंदर लिखे नाम और रकम देखता है। रिचर्ड फोन उठाता है और इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है, लेकिन तभी बदमाशों वाला फोन की घंटी बजती है। बैरी की आवाज आती है हम वापस आ रहे हैं, बदमाशों को और कैश चाहिए, मैं 20 मिनट में वहां पहुंचूंगा। इसी बीच रिचर्ड की पत्नी को एक गहरे जंगल में ले जाते हैं। वो रोती है और भीख मांगती है कि कृपया मेरी डेड बॉडी मेरे परिवार को लौटा देना। बैंक में रिचर्ड कैश का और एक और पिंजरा लोड कर रहा है और ठीक उसी समय बैंक से निकाले जाने वाले कर्मचारियों वाली लिस्ट मैक्स के हाथ लग जाती है। वो पूरे बैंक में रिचर्ड को खोजने लगती है। रिचर्ड वो दूसरे पिंजरे के साथ लिफ्ट से ऊपर आ रहा है, उससे छिप जाता है। वो लिफ्ट को अंदर से खुलने नहीं देता। वो वापस नीचे जाता है और जिम से कहता है मुझे बाहर जाने दो, कचरा कंपनी और लेने आ रही है। जिम रिचर्ड को बाहर जाने देता है। बाहर बदमाश वैन खोलकर और बैरी को बाहर खींचते हैं और ठीक उसी समय मैक्स वहां आ जाती है। उसकी नजर पिंजरे के अंदर छिपे कैश पर पड़ती है, लेकिन मैक्स एक शब्द नहीं बोलती। वो बस मुड़ती है और चली जाती। तभी सड़क से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी का ध्यान पास में खड़ी वैन पर जाता है। इसी बीच जंगल के बीचों बीच रिचर्ड की पत्नी अपनी टोपी हटाती है और चारों तरफ देखती है। वहां कोई नहीं है। वो बिल्कुल अकेली है। वो चिल्लाने लगती है और देखती है कि उसकी कार उसके सामने जल रही है। बैंक में रिचर्ड आखिरी पिंजरा लोड करना खत्म करता है। मुख्य बदमाश उसे कहता है ठीक है
लड़कों, 1 घंटे में तुम लोग अपनी ज़िंदगी में वापस जा सकते। तभी रिचर्ड की पत्नी के सामने एक कार आकर रुकती है। कार चलाने वाला आदमी पुलिस को फ़ोन करता है और उन्हें बैंक डकैती के बारे में सब कुछ बता देता है। उधर बेरी की माँ की रखवाली कर रहा बदमाश उसे कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें 1 घंटे तक फर्श पर ही लेटे रहना होगा। दूसरी तरफ पुलिस को उस वैन और उसके आसपास खड़े लोगों की सूचना देता है, लेकिन जब तक पुलिस सच में वहां पहुंचती है, वैन जा चुकी होती है। बैंक के अंदर बैरी रो पड़ता है। वो बार-बार पूछता है कि क्या उसकी माँ और रिचर्ड की पत्नी जिंदा बच पाई। तभी रिचर्ड को एक बात का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी में लगा दी। इस नौकरी के चक्कर में उसने कभी अपनी पत्नी की परवाह नहीं की। रिचर्ड बैरी को उसकी डायरी वापस सौंपता है और कहता है, मुझे लगा कि ये सारी रकम गैंग को किए गए पेमेंट्स हैं। बैरी जवाब देता है, क्या 30 पाउंड की कोई गैंग पेमेंट होती है? ये फुटबॉल क्लब के सदस्यों की फीस है। इस पूरे समय मैग सीसीटीवी रूम से उन दोनों को देख रही थी। कुछ समय बाद रिचर्ड अपनी पत्नी से और बैरी अपनी माँ से दोबारा मिल जाता है। लुटेरे को पकड़ने के लिए 45 से ज्यादा जासूसों को लगाया गया था, लेकिन असल में इस बैंक डकैती को किसी ने अंजाम दिया। आज तक पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं। ये कहानी 2004 में हुई एक सच्ची घटना पे आधारित है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी और इसकी स्पष्टीकरण कैसी लगी।